सभी को नमस्कार। वणकम। आज हम लोग बात करेंगे होली के संबंध में। सनातन परंपरा में बहुत ही महत्वपूर्ण यह त्योहार है होली। और होली के संबंध में कई तथ्य हैं। पहला है होलिका दहन। इस वर्ष होलिका दहन का जो समय है गुरुवार रात्रि 11:24 से लेकर 11:29 तक संपूर्ण भारत इतना बड़ा है कि कोई एक निर्धारित समय नहीं हो सकता। इसलिए औसतन 11:30 में आप भारत के किसी भी हिस्से में रहते हुए होली का दहन करेंगे तब वो बिल्कुल उचित समय होगा। तो आज के संवाद में विचार करेंगे होलिका दहन क्यों होता है, कैसे किया जाता है, इससे क्या लाभ है। होलिका दहन की परंपरा पूरे भारत में है। समय भूगोल के हिसाब से कुछ चीजें बदल जाती है। जैसे दक्षिण भारत में यही होलिका मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व होता है। विधि विधान सब वही होते हैं। लेकिन मध्य भारत और उत्तर भारत में फागुन मास की पूर्णिमा की तिथि पूरा आकाश चांदनी से जब जगमगाता रहता है उस समय करते हैं। यदि हम पूर्ण विधान के साथ होलिका दहन करें तो फागुन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दिन घर से थोड़ी दूर, यदि गांव है तो गांव के बाहर पूरब की तरफ, जहां सामान्यतः देवी का मंदिर होता है। आप पुराने गांव में जाओगे आप तो वहां देखोगे कि गांव के पूरब की तरफ लगभग सभी पुराने गांवों में देवी के मंदिर रहे हैं। तो पूरब की तरफ जहां देवी का मंदिर होता है वहां फागुन मास की पहला तिथि को वहां पर एक साफ सुथरे जगह में गोबर से लिपाई करते हैं और उसके मध्य में एक गड्ढा करते हैं, 10 से 12 इंच का गड्ढा, और उसमें एरंडी के पेड़ के तने को गाड़ते हैं। गाड़ने से पूर्व जो सामान्यतः जो पूजा पाठ होता है वो पूजा कर लेते हैं। मैं पूजा विधान पर नहीं जाऊंगा। सामान्यतः यदि पूजा विधान नहीं भी पता है किसी को तब भी कोई बात नहीं है। गड्ढे में आप अक्षत यानी साबुत कच्चा चावल, जिसको उत्तर भारत में अरवा चावल कहते हैं, अरवा चावल के कुछ दाने, सुपारी और कुछ मुद्रा डालकर और अग्निदेव को प्रणाम कर आप एरंडी के पेड़ को गाड़ सकते हैं। अब तो समय नहीं है इस बार, लेकिन अगले साल से आप ये विधान करें। जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए कल समय है, उपयुक्त समय है। कल प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में आप अपने घर के बाहर पूरब की तरफ अथवा आप अपने गांव में पूरब की तरफ एक साफ सुथरे जगह पर जो है लिपाई कीजिए, गड्ढा खोदिए और एक एरंडी का पेड़ गाड़ दें। रेड़ी का पेड़ भी उत्तर भारत में उसको कहते हैं। रेड़ी के पेड़ को गाड़ देते हैं। गाड़ने से पहले उस गड्ढे में सुपारी, अक्षत, चावल
और कुछ मुद्रा यानी सिक्के आप डाल करके और मात्र भगवान सूर्य के निमित्त ध्यान लगा लीजिए। और आपके घर में जितनी भी पुरानी वस्तुएं हैं जो काम की नहीं है, यदि आप पूरे गांव के परिप्रेक्ष्य में होलिका दहन करना चाहते हैं तो पूरे गांव में घूम जाइए और लोगों से निवेदन कीजिए कि आपके घर में जितनी भी वस्तुएं काम की नहीं है, जिसको आप बेकार समझते हो, इन सबको दे दो आप। और एरंडी के पेड़ के चारों तरफ इन वस्तुओं को सजा करके रख दिया जाता है। पूर्व काल में, मैं समझता हूँ आज से कुछ 50 साल पहले, एक बहुत ऊंची परंपरा थी भारत में कि फागुन के पहले तिथि को होलिका का झंडा गड़ता था और उसके बाद उसी दिन से लोग अपने घरों के बेकार सामान को घर के बाहर रख देते थे और गांव के सारे बच्चे शाम में सूर्यास्त के बाद टोली बना करके घूमते थे और बड़ा सुंदर गीत गाते थे और गीत गाते हुए लोगों से कुछ मांगते थे। क्या मांगते थे? गोबर का कंडा मांगते थे कि गोबर का कंडा दे दो। लोग अपनी पुरानी वस्तुओं को यूं ही घर के सामने रख जाते थे ताकि बच्चों की टोली आएगी और उठाकर ले जाकर होलिका के पास वहां जमा कर देंगे बच्चे। तो बड़ा सुंदर एक गीत बच्चे गाते थे बचपन में कि हे जजमानी तोरे सोने के केवाड़ी, पांच गो गोईठा दा। ये मगही भाषा में है। इसका भावार्थ ये है कि आप यजमान हो, यानी देने वाले हो। ये जजमानी मतलब आप देने वाले हो और आप दो, आपका भाग्य खुल जाएगा। इतना भाग्य खुलेगा कि आप अपना दरवाजा सोने का बनवा लोगे। आप किवाड़ मतलब दरवाजा होता है, सोने का किवाड़ी। तो इस प्रकार से बड़े प्यार भाव से बच्चे प्रत्येक घर में जाते थे। भेदभाव नहीं होता था। घर का, गांव का कोई बड़ा व्यक्ति है उसके घर में भी उसी भाव के साथ, और एक जो बिल्कुल गरीब है उसके घर में भी इसी भाव के साथ। और क्या मांगते थे? 5 गोईठा मतलब 5 गौरी। गोबर का कंडा, जो घर में पहले प्रत्येक घर में गाय होती थी और प्रत्येक घर में गोबर का कंडा बनता था और गोबर के कंडे और लकड़ी से भोजन पकाया जाता था। तो सबके घर पे कंडे होते थे, तो कंडा देने से कोई मना नहीं करता था। और कितना मांगते? 5 कंडे दे दो आप। तो इस तरह से 15 दिन तक जो है होलिका दहन के लिए इस प्रकार का अद्भुत भिक्षाटन सारे गांव के बच्चे करते थे। और देखते ही देखते पूरा होलिका के पास, आप देख, मैंने बचपन में देखा है, बहुत पहाड़ की तरह विशाल खड़ा हो जाता था। गांव में किसी के पास कोई भी वस्तु है और वो जलने लायक है तो वो लोग दे देते थे होलिका में। यानी होलिका पर्व के पीछे जो एक बड़ा विज्ञान हमें समझ में आती है कि घर में कोई भी बेकार की वस्तु को न रखी जाए। जिस वस्तु का कोई उपयोग नहीं है, अग्नि को समर्पित कर दो। लेकिन अब थोड़ा मुश्किल है, संकट है। संकट इसलिए है कि अब जो हमारे घर में बेकार की वस्तुएं होती है वो सब प्लास्टिक की होती है। लेकिन 50 साल पहले का भारत में ऐसा नहीं था। घर के अंदर जरूरत की सारी वस्तुएं लकड़ी की होती थी या घास फूस की होती थी या बांस के बनते थे। तो इन चीजों को जलाने से प्रदूषण नहीं होता था। लेकिन आज हमारे घरों में लकड़ी, घास फूस या बांस के स्थान पर प्लास्टिक आ गया है। तो अब वो चीजें थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यदि ऐसा हम कर सकें कि जो चीजें प्लास्टिक की नहीं है और जो जलाने से ज्यादा प्रदूषण नहीं होता हो, ऐसी वस्तुओं को हम कल से घर से बाहर निकालना शुरू करें और घर के आगे या गांव के आगे जो स्थान हमने तय किया है उस स्थान पर धीरे 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 इकट्ठा करें। अभी भी 3 दिन समय है। 15 दिन पहले भी आप होलिका का झंडा गाड़ सकते हैं और 3 दिन पहले भी आप
होलिका का झंडा गाड़ सकते हैं। आज यदि आपने गाड़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कल भी समय है आपके पास, कल प्रातःकालीन आप झंडा गाड़ दीजिए और घर से बेकार की वस्तुएँ जितनी भी हैं सबको निकाल कर के होलिका दहन के लिए आप समर्पण भाव से उसको आप निकाल दो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि होलिका में जितनी भी चीज़ें हम जलाने के लिए रखेंगे, जमा करेंगे, उसमें से कम 1/4 हिस्सा गौरी का होना चाहिए, यानी गोबर के कंडे का होना चाहिए। हाँ, इसके पीछे एक कारण है। इसीलिए पूर्व के भारत में होलिका दहन के लिए बच्चे जब भिक्षाटन करते थे, तब वो कोई वस्तु नहीं माँगते थे होलिका के लिए, कंडा केवल माँगते थे। गौरी माँगते थे केवल कि आप कंडा दे दो हमें 5, ताकि जो आप बेकार की वस्तुएँ वहाँ रख रहे हैं, उससे जो वायुमंडल को प्रदूषण होगा, उस प्रदूषण से मुक्ति का मार्ग तो इस गोमय कंडे से ही मिलेगा। इसलिए गोमय कंडा उसमें होना बहुत ज़रूरी है। कल जब आप होलिका के लिए सामग्री आप इकट्ठी करोगे, तो आप इस बात का ध्यान रखना कि जितना कुछ डाला है, उसमें से कम 1/4 हिस्सा गोबर के कंडे का हो। घर में है तो ठीक है, नहीं तो आस-पास में बहुत सारी गौशालाएँ होंगी, आप गौशालाओं में जाइए, अप्रोच कीजिए और उनसे गोबर का कंडा खरीद लो या उनसे ले लो, जैसे भी और लेकर के उसको जो है जमा कीजिए। इस प्रकार से हमारे पास समय होगा, जैसे कल का 11 तारीख का है समय, 12 तारीख का समय है और 13 तारीख का, 3 दिन समय अभी भी है। 13 तारीख को यानी उस दिन जो है फागुन मास के शुक्ल पक्ष का जो है वो अंतिम दिन है, पूर्णिमा का दिन होगा उसमें और पूरा आसमान जो है पूर्णिमा की चांदनी से नहाता हुआ रहेगा, चारों तरफ चांदनी फैला हुआ रहेगा और उसमें रात्रि 11 बज कर के 30 मिनट वस्तुतः जो समय है वो 11 बज के 24 मिनट से शुरू होता है, लेकिन चूंकि भारत बहुत बड़ा है तो हर जगह 1-2 मिनट का फ़र्क है, इसलिए 11:30 बजे एक कॉमन समय है संपूर्ण भारत के लिए। उस समय जो है आप होलिका दहन जो है शुरू कर सकते हो। तो अब यहाँ पर आते हैं कि होलिका दहन कैसे किया जाए और कौन व्यक्ति है जो होलिका दहन कर सकता है? क्या सभी लोग होलिका दहन कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। होलिका दहन जो है वो निर्धारित व्यक्ति के द्वारा ही होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भाव से, चरित्र से बिल्कुल अ, स्वच्छ हो, उसका जीवन बिल्कुल शुचिता में बंधा हुआ हो, ऐसा व्यक्ति जो है होलिका में अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं। अग्नि को प्रज्वलित करने से पहले जो है क्या करते हैं कि शाम का समय है, शाम के समय में होलिका को समर्पित करते हैं। क्या समर्पण कर रहे हैं? तो जो जितना भी वैमनस्य है, जितनी भी दुश्मनी है, जितना भी हमारे अंदर जो भेदभाव है, ये इस सारे अवगुणों को अर्पण करना है और इसके साथ जो है होलिका में क्या समर्पण करना है? नई फसलें। तो इस समय क्या फसल है? तो उत्तर भारत में देखो जौ कटने का समय है, चना पकने का समय है। तो जौ हम अर्पित कर सकते हैं, चना अर्पित कर सकते हैं और कुछ पुष्प अर्पित कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ अर्पण के लिए एक थाल ले लीजिए, एक थाल में अर्पण की वस्तुओं को रख लीजिए। उसमें आखा चावल जो है रख लीजिए, थोड़ा-सा कपूर रख लीजिए, थोड़ा घी रख लीजिए, दीपक रख लीजिए। इनको लेकर के और होलिका जो आपने जमा किया है उसमें पूरब की तरफ मुख करते हुए, यानी उसका पश्चिमी कोण पर बैठिए आप। जहाँ से आप पूरब की तरफ देख सकते हैं, वहाँ पर बैठिए, थोड़ा-सा गुफ़ा जैसा बनाइए और गुफ़ा जैसा बना कर के उसमें सारी चीज़ों को आप रख सकते हैं। इसमें कुछ प्रसाद भी रखी जा सकती है। प्रसाद अपने लिए नहीं, होलिका के लिए। होलिका को समर्पित करने के लिए क्या प्रसाद रखा जा सकता है? तो इसमें रखा जाता है पकौड़ी, क्योंकि यह जो दिवस है, वो पकौड़ी खाने का दिवस है। पकौड़ी कैसे बनता है? तो बेसन होता है, चने का आटा, है ना? चने का आटा होता है लगभग आप समझो 80% 80% यानी 80 ग्राम चने का आटा और उसमें 20 ग्राम कच्चे चावल का आटा, दोनों को मिला देते हैं और दोनों को मिलाने के बाद जो कुछ भी हमारी बागवानी में, बगीचे में
जितना कुछ भी सब्जियां है या कुछ फल है, इन फलों को उसमें लपेट करके और उसको तेल में छानते हैं, पकाते हैं तेल में। जैसे बैगन हो सकता है ना? आम के मंजर हो सकते हैं। हुँ, और अमरूद के पत्ते हो सकते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, अगर लौकी है आपके यहाँ तो लौकी का भी पकौड़ी बन सकता है इस सीज़न में। ये सारी चीज़ों को शाम में बना लीजिए और प्रसाद, इसके अलावा पूजा की जो सामग्री बताई है, इन सभी को थाल में इकट्ठा कीजिए, होलिका के पास जाइए, है ना? पूरब की तरफ मुख कीजिए, पश्चिम होलिका का जो आपने बनाया है, उसमें पश्चिम की तरफ एक छोटा-सा गुफ़ा बनाइए, पूरब की तरफ जो है दिशा करके और भगवान गणेश जी की आराधना कीजिए। सबसे पहले गणेश जी की आराधना करते हैं हम। आराधना के लिए यदि मंत्र आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं है। सच्चे मन से, भाव से गणेश जी को याद कर लीजिए। हाँ, इसके बाद माँ को याद करते हैं, माता को यानी देवी को याद करते हैं। जो भी ग्राम देवी है, ग्राम देवी को याद कर सकते हैं या अपने कुल देवी को भी याद कर सकते हैं। है ना? तो देवी की आराधना कर लीजिए। देवी की आराधना करने के बाद जो है, वो आराधना करते हैं भगवान नृसिंह का, नरसिंह भगवान का करते हैं क्योंकि यह जो होलिका है वो प्रहलाद के जीवन से जुड़ी हुई कहानियों को जोड़कर भी हम देखते हैं। तो उसके जो मुख्य पात्र हैं, वो भगवान नरसिंह हैं। तो भगवान नरसिंह को याद कर लेना चाहिए, है ना? इसके बाद प्रहलाद प्रहलाद जी को याद कर लेना चाहिए। बहुत बड़े विष्णु भक्त हुए प्रहलाद जी, उनको कर लीजिए याद। और इसके बाद फिर आप अपने माँ-पिता को याद कर लीजिए आप। और करने के बाद जो है अग्नि को प्रार्थना कीजिए और घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक गुफा में रखिए, कपूर को जलाइए और अग्नि में समर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से जो है होलिका दहन का जो पारंपरिक त्योहार है हमारे सनातन धर्म में, इसको हमें करना चाहिए। अब इसके पीछे की कुछ वैज्ञानिकता जो है कि इसको क्यों करना चाहिए? क्योंकि आजकल तो देखो क्या है, हमारे देश में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। हाँ, मैं थोड़ी कड़वी बात बोलता हूँ कि कोई पश्चिम का साइंटिस्ट या कोई पश्चिम का व्यक्ति या कोई दूसरा धर्मावलंबी व्यक्ति हमारे धर्मों पे टिक्का-टिप्पणी कर देता है अज्ञानतावश। तो हमारे यहाँ की जो पीढ़ियाँ हैं, कुछ कुछ जो वर्ग है, उन्हीं विषयों को कोट करके और इन चीज़ों पर कमेंट करने लग जाते हैं। कि जैसे मैं देख रहा हूँ कई वर्षों से कि होलिका दहन के 2-4 दिन पहले से बड़ा भयंकर कमेंट आते रहता है कि होलिका दहन नहीं करना चाहिए, इससे प्रदूषण फैलता है। तो देखो, होलिका दहन का जो भाव हमारे पूर्वजों ने रखा है और जिस वैज्ञानिकता के साथ किया है, उसको करने में कोई नुकसान नहीं है बल्कि बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें जो आ गई समय के साथ जो विकृतियाँ आ गई है, इन विकृतियों को निकाल देना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि वो होलिका दहन के लिए जो घर की वस्तुएँ हैं, जो जो बायोटिक है पूरी तरह से, प्राकृतिक है, घास-फूस से बनी हुई है, बाँस से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है, जिसको जलाया जा सकता है, इन चीज़ों का ही अर्पण कीजिए। प्लास्टिक की वस्तुओं का अर्पण मत कीजिए। प्लास्टिक की चीज़ें मैं कई जगह देखता हूँ कि होलिका में लोग क्या करते हैं, पानी की खाली बोतल और उसको भर कर के भी वो बना देते हैं, ये गलत है। ये इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ, क्योंकि उससे जो है वातावरण का बड़ा नुकसान होता है। तो ये बायोटिक चीज़ कीजिए। इसमें देखो फ़ायदा क्या है कि कम से कम इसी निमित्त हम अपने घर की पूरी सफाई कर लेते हैं। घर में कोई ऐसी वस्तु को नहीं छोड़ते जिस वस्तु का आने वाले समय में उपयोग ना हो, तो इसी होली के बहाने वो निकल जाता है। और उस वस्तु के जलने से प्रदूषण ना फैले, इसलिए हमारे पूर्वजों ने क्या विधान किया है कि कम से कम 1/4 गोबर का कंडा डालना अनिवार्य है। तो इस अनिवार्यता को आप ध्यान दो आप। अगर हम 1/4 गोबर के कंडे के साथ इन वस्तुओं को जलाएँगे, तो जितना प्रदूषण उन वस्तुओं के जलने से होगा, कहीं उससे ज़्यादा इतने गोबर के कंडे के जलने से वायुमंडल में ऑक्सीजन की निर्मित हो जाएगी। जो पॉल्यूटेड एयर है, उसका एयर या ऑक्सीजन में कन्वर्सन हो जाएगा। गोबर गोबर का कंडा जब जलता है, तब इसमें से शुद्ध अग्नि प्रज्वलित होती है। देखो हमारे शास्त्रों में अग्नि के 3 प्रकार के हैं। मॉडर्न साइंस के पास
अभी अग्नि का क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने अग्नि का क्लासिफिकेशन किया है। 3 तरह के अग्नि बताया है हमारे पूर्वजों ने। पहला अग्नि है जो विशुद्ध अग्नि है, जिसके जलने से किसी भी तरह का नुकसान वायुमंडल को नहीं होता है। दूसरा एक अग्नि है जो मिश्रित अग्नि कहलाती है। इस मिश्रित अग्नि से वायुमंडल का कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ अच्छा होता है। और तीसरा है जिससे वायुमंडल को भरपूर नुकसान होता है, इस प्रकार की अग्नि। तो अग्नि के 3 वर्गीकरण हैं हमारे शास्त्रों में। तो सबसे जो उत्तम कोटि का अग्नि है, जिससे वायुमंडल को नुकसान नहीं होता है, वह है घृत से जलने वाले दीपक की अग्नि। गाय के घी का दीपक यदि आप जलाते हो तो आप देखोगे उसका लौ केसरिया रंग का होता है। तो जिस किसी वस्तु को जलाने से केसरिया रंग उत्पन्न हो, वह विशुद्ध अग्नि मानी जाती है हमारे शास्त्रों में। इसमें वायुमंडल को खराब करने वाला कोई गैस नहीं निकलता है। इसलिए गाय के घी का दीपक जलाओ तो भरपूर ऑक्सीजन वायुमंडल को मिलता है। दूसरी अग्नि है जो लाल रंग की होती है, बिल्कुल लाल। जैसे आप लकड़ी को जलाइए, लाल रंग की अग्नि निकलती है ना? और लकड़ी के साथ आप गोबर के कंडे को मिला करके जलाओ तो कभी लाल अग्नि और कभी नारंगी रंग का ऑरेंज कलर की अग्नि होती है। तो वो ज़्यादा उससे प्रदूषण नहीं फैलता है। इसीलिए हमारे पूरे भारत में आप देखो, लकड़ी और गोबर के कंडे पर ही भोजन पकता था। और जब तक लकड़ी और गोबर के कंडे पर भारत में लोगों के चूल्हे जलते रहे, तब तक भारत का वायुमंडल विशुद्ध रहा है। और जब से इसका रिप्लेसमेंट एसिटिलीन और मीथेन गैस हुआ है, गैस का सिलेंडर जब से घरों में आया है, आप देखो पूरा वायुमंडल दूषित हो गया है। ऑक्सीजन का जो प्रमाण है पूरे भारत में, वो गिर गया है। क्योंकि जब आप गैस चलाते हो, एसिटिलीन हो या मीथेन हो, तो उसका लौ देखो आप, नीले रंग का लौ होता है। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि नीला रंग, अग्नि का नीला रंग वायुमंडल को प्रदूषित करने वाला है, सबसे खतरनाक अग्नि माना जाता है। और हमारे घरों में जो चूल्हे जलते हैं, वो इसी से जलता है। तो वो सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला है। लेकिन उससे बेहतर है कि लकड़ी और गोबर का कंडा जले, और उससे भी बेहतर है कि मात्र गोबर के कंडे पर चूल्हा जले। तो जो होलिका दहन हो रहा है, उसमें हमने गोबर का कंडा मिलाया है। तो पहली बात तो है कि उसमें हम कौन-सी चीज़ें डाल रहे हैं, लकड़ी की चीज़ें डाल रहे हैं, बाँस की चीज़ें डाल रहे हैं या घास-फूस की चीज़ें डाल रहे हैं। इसको जलने से वायुमंडल का उतना नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इससे लाल रंग का लौ प्रोड्यूस्ड होता है। और इसमें हमने गोबर मिला दिया, तो उसमें जो थोड़ी बहुत जो अशुद्धता है, उसको भी ये गोबर का कंडा प्यूरिफ़ाई कर देता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होता है। तो होलिका दहन यदि हम पारंपरिक तरीके से करें, तो बिल्कुल वायुमंडल का नुकसान नहीं होता है। और जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तब जितने लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं, सभी लोग जो है वो चारों तरफ अग्नि का चक्कर लगाते हैं। अग्नि का चक्कर क्यों लगाते हैं? अग्नि की परिक्रमा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि यह जो फागुन का पूर्णिमा जो दिन है, यह शीत ऋतु का अंतिम दिन है। शीत ऋतु पूरी तरह से छिन्न होकर के और उस दिन समाप्त हो जाएगा। और उस दिन से ग्रीष्म ऋतु आरंभ हो जाएगा। तो शीत ऋतु में हमारे शरीर को किसने बचाया है? अग्नि ने बचाया है। जब तेज ठंडी होती है, तो आप देखो लकड़ी जलाकर या अग्नि के पास बैठ करके हम अग्नि का सेवन करते हैं, सेते हैं। तो जिस अग्नि ने हमारी रक्षा की है, उस अग्नि को अलविदा करते हैं उस दिन। इसीलिए होलिका के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। होलिका का नारा लगाते हुए जो है वो परिक्रमा करते हैं उसके चारों तरफ, कि बस आपने हमें शीत ऋतु में रक्षा की है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अग्नि को प्रार्थना कर लेते हैं हम, और तेज अग्नि की धीरे निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम डालते हैं सब सभी शुष्क डालते हैं, सूखा हुआ डालते हैं। और अभी जो मौसम है, वह मौसम भी जो है ग्रीष्म ऋतु का प्रवेश द्वार है, तो बहुत तेज अग्नि प्रज्वलित होती है। अब ये जो अग्नि तेज प्रज्वलित होती है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है।
विज्ञान क्या है कि यही अग्नि हमें बता देता है कि ग्रीष्म ऋतु के समाप्ति के बाद जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होगा, तब कितनी बारिश होगी। और उसी से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि उस वर्षा ऋतु के बाद हमारे खेत की फसलें कैसी होगी। तो किसानों के लिए ये बड़ा पैरामीटर है, ये पता करने के लिए कि इस साल कितनी कितनी बारिश होगी। और व्यापारियों के लिए एक पैरामीटर है कि बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छा होगा, तो व्यापार बढ़ेगा। तो व्यापारी वर्ग भी उससे जुड़ा हुआ है, किसान वर्ग भी जुड़ा हुआ है। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि भारत का जो ये सारा कुछ विज्ञान है ना, अद्भुत विज्ञान, ये सब विकेंद्रित विज्ञान है। हाँ, एक-एक भूगोल के लिए अलग-अलग फॉर्मूले हैं। यूनिवर्सल नहीं हो सकता ये। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ से अगर 50 फीट भी हम आगे चले जाएँ, वहाँ का भूगोल बदल जाता है। प्रति पग, एक-एक पग पर पृथ्वी का भूगोल बदलता है। तो जो चीज़ें भूगोल से जुड़ी हुई है, उसको आप यूनिवर्सल कैसे कर सकते हो? तो इसका जो यूनिवर्सल करने की जो कोशिश की गई, इसी में इसका परिणाम नहीं आया और लोगों ने कहा कि ये अंधविश्वास है। ये बिल्कुल अंधविश्वास नहीं है। हमारे ऋषियों और हमारे पूर्वजों की बहुत लंबी तपस्या, सोच और गणित का परिणाम है कि होलिका दहन के लौ से हम पता कर लेते हैं कि जून जुलाई में कितनी बारिश होगी। तो किसान होलिका दहन को देख करके आगे अपने कृषि की योजना को बना लेता है। और व्यापारी क्या करता है? किसानों के फसल बढ़ेंगे तो व्यापार उनका बढ़ेगा। तो व्यापारी भी अपना गणित लगाने लग जाते हैं कि इस साल तो इतना व्यापार बढ़ने वाला है। अब इसमें आप देखोगे कई तरह की बातें जो है पूरे भारत में है कि लौ लौ ऐसे उठ रहा है। तो अगर लौ का झुकाव पूरब की तरफ हो तो क्या होगा? लौ का झुकाव यदि पश्चिम की तरफ है तब क्या होगा? लौ का झुकाव यदि दक्षिण की तरफ है तब क्या होगा? और उत्तर की तरफ है तब क्या होगा? ईशान कोण की तरफ है तो क्या होगा? तो इसमें देखो कोई निर्धारित नहीं है और निर्धारण इसलिए भी नहीं हो सकता है क्योंकि भूगोल बदलता है। तो कोई भी व्यक्ति जो गुजरात में बैठा हुआ है और इसके ऊपर एक गणित जो है वो सोशल मीडिया में या कहीं मीडिया में डाल देता है कि इस साल होलिका दहन में जो है इसका लौ पूरब की तरफ झुका हुआ था, इसके लिए समवृष्टि होगी। उदाहरण के रूप में कह रहा हूं। अगर इस समाचार को कोई दक्षिण भारत का व्यक्ति अगर पढ़ ले और उसके आधार पर गणित लगाए तो गलत हो जाएगा। अगर इसको कोई दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति यदि इस पर गणित लगा ले तो बिल्कुल गलत होगा क्योंकि वो गुजरात के लिए है और गुजरात भी कई प्रांतों में बटा हुआ है, कई छोटे-छोटे हिस्सों में भूगोल में बटा हुआ। कच्छ का एक अपना भूगोल है। इधर आपका काठियावाड़, बनासकांठा का एक अपना भूगोल है। इधर आपका बड़ौदा, सूरत हो गया, ये अलग बेल्ट है, अलग भूगोल है। इधर अहमदाबाद जो है, कर्णावती का जो क्षेत्र है, ये बिल्कुल अलग है। इसी तरह से पूरे भारत में आप आ जाओ। मैं दूसरा उदाहरण जो है पूर्वी भारत में बिहार का लेता हूँ। तो बिहार का भूगोल भी देखो कई कई भौगोलिक चीज़ों को आत्मसात करके है ना? गंगा नदी के ऊपर का जो बिहार है, 2 टुकड़ों में आप रख सकते हो, पूर्वी बिहार और पश्चिमी बिहार का रख सकते हो। गंगा नदी के नीचे जो दक्षिण वाला हिस्सा है इसको भी 2 हिस्सों में हम तोड़ करके भूगोल के हिसाब से देख सकते हैं। एक बनारस से लेकर के और बनारस से शुरू होता है, तो बनारस से लेकर के आपको ये फ मध्य तक मतलब जहाँ से पठारी हिस्सा शुरू होता है झारखंड का, दैट इज़ कॉल्ड कोडरमा। कोडरमा एक जगह है, वहाँ तक का एक अपना भूगोल है। कोडरमा से अगर आप चलोगे तो बंगाल की जो सीमा है, जो जो पूर्वी सिंहभूम जिला है, वहाँ तक का एक भूगोल है। तो ये उदाहरण के रूप में इसी प्रकार से मैं अपने अगर प्रदेश की बात करूँ तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु का तटीय तटीय हिस्सा
ये एक अपना भूगोल है और इसका जो पश्चिम हिस्सा है वो अपना भूगोल है। इधर जो आंध्र प्रदेश की सीमा से लगा हुआ जो चित्तूर तिरुवल्लुवर जिला है, इसका एक अपना भूगोल है। आप सबसे नीचे आ जाओ कन्याकुमारी, वहाँ का एक अपना भूगोल है। तो इस तरह से पूरा भारत 360 भूगोल में बटा हुआ है। तो लॉ से जो अनुमान लगाते हैं, इसके 360 फॉर्मूले हैं। एक फार्मूला नहीं हो सकता और एक फार्मूला पर आप यदि करोगे तो फिर आप पाओगे कि गणित जो है उत्तर गलत मिला। तो ये हमारी कमी है कि हम उसको उसकी वैज्ञानिकता के हिसाब से नहीं देखते हैं और अंत में जब रिजल्ट गलत आता है तो कहते हैं कि ये तो अंधविश्वास है जी। ये इसके लॉ से कुछ होता जाता नहीं है। मैं प्रतिवर्ष पिछले लगभग 24 सालों से जब से होलिका दहन करता हूँ, प्रत्येक वर्ष उसका गणित निकालता हूँ और कभी भी हमारा गणित गलत नहीं हुआ है। हम जितना अनुमान लगाते हैं कि इस साल इतने मिलीमीटर वर्षा होगी, उतनी ही मिलीमीटर वर्षा होती है। कितना तूफान आएगा, उतना ही तूफान आता है। कभी ये गणित गलत नहीं बैठता, क्योंकि मैं इसे पूरे भारत के सापेक्ष में नहीं, बल्कि मैं अपना जिला कांचीपुरम के भूगोल के परिप्रेक्ष्य में इसको गणित निकाल के करता हूँ। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने क्षेत्र में इसका कैलकुलेशंस कैसे करोगे आप। तो आप तैयार हो जाइए, ये बड़ा अद्भुत है और कोई नहीं सिखाएगा आपको। इसलिए बहुत ध्यान से करना और इस साल विधि विधान के साथ होलिका करके ये गणित निकालना और आने वाले 4 महीनों में उसको आप फिट करके देखना, सही बैठेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो कि कितने ऊँचे ऊँचे सोच वाले होंगे, जिन्होंने ये सारा गणित कितना बड़ा आंकड़ा इकट्ठा किया होगा, है ना? और कितना बड़ा आंकड़ा इकट्ठा करके उसका सर्वे करके उसके परिणाम को जो है उन्होंने पूरे जन कल्याण के लिए प्रसारित किया होगा। तो देखो, अब इसमें या तो आप अपना जिला बताइए, तो आपके जिला के हिसाब से गणित लगा लो, या मैं अभी कांचीपुरम में हूँ, मेरा जिला तमिलनाडु का कांचीपुरम है। तो मैं कांचीपुरम में होने वाले होलिका दहन में जो लौ किधर झुकेगा, उसके हिसाब से गणित लगा करके आपको सिखा देता हूँ। देखो हमारे यहाँ कांचीपुरम का भूगोल क्या है? तो कांचीपुरम से 100 किलोमीटर पूरब में समुद्र है। कांचीपुरम के पश्चिम में लगभग 200 किलोमीटर तक मैदानी क्षेत्र है, कोई भी पहाड़ नहीं है। कांचीपुरम से दक्षिण का जो क्षेत्र है, यहाँ भी लगभग 150 किलोमीटर तक कोई भी पहाड़ी नहीं है, कोई भी पहाड़ नहीं है। उत्तर में यदि आ जाओ, तो उत्तर में 100 किलोमीटर के बाद सप्तगिरी की पर्वत श्रृंखला शुरू होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पश्चिम के तरफ से पवन पूरब की तरह प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। कब से? मकर संक्रांति के बाद से। और मकर संक्रांति के बाद इसका वेग बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते फागुन के महीने तक इसका वेग काफी अच्छा हो जाएगा। तो पश्चिम की जो हवा है, जो मैदानी क्षेत्र से आ रहा है, वो समुद्र में जाता है, समुद्र की तरफ। पूरब में समुद्र है, तो पश्चिम की हवा पूरब में जितना जाएगा उतना वायु पूरब के मॉनसून को लेकर वर्षा ऋतु में आएगा। जैसे अभी से लेकर के, और हमारे यहाँ मॉनसून आता है मई महीने के अंत में, जून का पहला सप्ताह समझ सकते हो। जून के पहले सप्ताह के बाद कभी भी मॉनसून आ जाता है। तो मॉनसून के आने तक, मकर संक्रांति से लेकर के मॉनसून तक आने तक, जितनी हवाएं पश्चिम से पूरब की तरफ गई है, उतनी हवा जो है वो उधर से लौटेगा वर्षा ऋतु में, यानी जून में वो लौटेगा। और पूरब में समुद्र है और समुद्र में मानसून का जन्म होता है ना? मानसून का जन्म समुद्र में होता है और जब समुद्र की हवाएं जब वापस पूरब से पश्चिम की ओर आएगा, तो अपने साथ वो बारिश लेकर के आएगा। तो जितनी हवा पश्चिम से पूरब की तरफ गई है, उतना ही बारिश हमें वर्षा ऋतु में मिलेगा। दूसरा एक गणित है कि हमारे यहाँ दक्षिण में 600 किलोमीटर के बाद 3 समुद्र हैं।
एक बंगाल की खाड़ी है पूरब में, दक्षिण में हिंद महासागर है और पूरब में अरब सागर है। तो तीनों समुद्र का मॉनसून जो है वो 600 किलोमीटर ट्रैवल करते हुए यहाँ आएगा, हमारे यहाँ कांचीपुरम में आएगा। तो कितना आएगा? तो उत्तर की हवा जितना दक्षिण में गया ग्रीष्म ऋतु में, उतना वो मानसून लेकर के वापस आएगा। और हमारे पूर्वजों का गणित और खगोल विज्ञान की बारीकी देखो आप। उन्होंने एक ऐसी तिथि को ढूंढ कर निकाला है जिस तिथि पर जो पवन का वेग रहेगा, लगभग वही वेग कम पूर्ण ग्रीष्म ऋतु में होगा। तो उदाहरण के लिए मैं 13 तारीख की रात्रि में यहां पर होलिका दहन करूंगा, और इस समय यदि होलिका का लौ पूरब की तरफ झुका हुआ रहेगा, अर्थात होलिका दहन के समय पश्चिम से पूरब की तरफ पवन का बहाव है। और कितना बहाव है ये अग्नि के झुकने से हमें पता चल जाएगा। उतना ही ज्यादा मॉनसून वर्षा को लेकर के आने वाला है इस साल। इधर यदि लौ उत्तर की तरफ झुकता हुआ है, उत्तर की तरफ झुकता हुआ है, मतलब कि दक्षिण की हवा उत्तर की तरफ जा रहा है। तो दक्षिण की हवा, जितनी हवा उत्तर की तरफ गया है, वर्षा ऋतु में उत्तर की तरफ से फिर दक्षिण की तरफ हवा जाएगा, तो मानसून शुष्क रहेगा, बिल्कुल वर्षा नहीं होगी। क्योंकि हमारे यहां उत्तर से आने वाला मानसून कभी भी वर्षा को लेकर के नहीं आने वाला है। 100 किलोमीटर के बाद सप्तगिरी की पहाड़ियां हैं, और सप्तगिरी की पहाड़ियां मानसून पैदा नहीं करता है। लेकिन यहीं पर अगर पवन का वेग उत्तर से दक्षिण की ओर है, तो निश्चित रूप से ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण से जब पवन का वेग उत्तर की ओर जाएगा, तो दक्षिण के 3 समुद्र के मानसून को इकट्ठा करके लाएगा, और तेज बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी। और पूरा ग्रीष्म ऋतु के बाद जो वर्षा ऋतु है, उसमें सारे तालाब, डैम सब भर जाएंगे, नदियों में पानी का बहाव हो जाएगा, और किसानों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी पानी का। ये गणित है। तो इस प्रकार का गणित आप अपने भूगोल में निकालो। पूरा भारत 360 भूगोलों में बटा हुआ है, और एक एक भूगोल के पास एक एक गणित है। मैं एक दूसरा उदाहरण रखता हूं आपको, गुजरात प्रांत का। गुजरात में जो सबसे जो अच्छा कृषि क्षेत्र है, वो बड़ौदा सूरत वाला हिस्सा है। जो मुंबई मुंबई से उत्तर की तरफ जो हिस्सा है, ये हिस्सा बहुत हरियाला वाला है, जहाँ पर आपको नर्मदा भी पास पास करती है वहाँ से, और कर्णावती भी आगे जाकर के मिल जाती है। ये नदियाँ जहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति यदि होलिका दहन कर रहा है, तो उसका गणित कैसे होगा? ऐसे कुछ 4-5 भूगोल का मैं करूंगा, जिससे आप अपना भूगोल का समझ सकते हो, या प्रश्नोत्तरी में यदि आप अपना भूगोल बताओगे, तो मैं वो गणित निकाल के बता सकता हूँ। तो जैसे बड़ौदा का लेते हैं या सूरत का लेते हैं, ये दोनों लगभग एक ही भूगोल का चित्र है। यहां पर क्या होगा? दक्षिण में अरब सागर है, और उत्तर में कोई भी पर्वत श्रृंखला नहीं है। दूर तक आप वहां से आप आगे बढ़ जाओ तो काठियावाड़, बनासकांठा, और बनासकांठा के बाद फिर राजस्थान का जैसलमेर शुरू हो जाता है, जो पूरा का पूरा रेगिस्तान है। उधर से आने वाली हवा कभी भी वर्षा ऋतु को लेकर के नहीं आने वाला है। तो वहां पर यदि होलिका होलिका का झुकाव यदि पूरब की तरफ दक्षिण की तरफ हो जाता है, वहां पर देखो गणित बदल रहा है। कांचीपुरम और गुजरात में गणित बदल रहा है। यदि उसका झुकाव, लौ का झुकाव दक्षिण की तरफ हो जाता है, तो निश्चित रूप से उत्तर की हवा दक्षिण की ओर जा रहा है। यही हवा ग्रीष्म ऋतु के समाप्ति के बाद जब दक्षिण से उत्तर की ओर आएगा, तो अरब सागर के मानसून को साथ में लेके आएगा, और अच्छी बारिश हो जाएगी। और यही कारण है कि गुजरात के बड़ौदा,
सूरत आदि क्षेत्रों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है। लेकिन वहीं पर आप कच्छ में चले जाओ, तो कच्छ में पूरा गणित बदल जाएगा। इसी प्रकार से एक उदाहरण लेते हैं दिल्ली का। काफ़ी लोग दिल्ली से जुड़े हुए होंगे, तो आपके लिए उदाहरण है दिल्ली। दिल्ली का भूगोल कैसा है? तो आप देखो, दिल्ली का भूगोल कैसा है? तो दिल्ली के पूरब में कौन है? दिल्ली के पूरब में कम से कम 400 किलोमीटर आगे जाने के बाद पर्वत श्रृंखलाएं हैं। 400-500 किलोमीटर आप जाओगे तो हिमालय की छोटी-छोटी पहाड़ियां शुरू हो जाती है ना? उत्तर में। दक्षिण में कौन है? तो दक्षिण में कुछ भी नहीं है। पूरा हरियाणा आप पार कर जाओ तो हरियाणा के अंत में आपको फिर हिमाचल प्रदेश की छोटी-छोटी मिट्टी वाले टीले शुरू होंगे, पहाड़ियां नहीं शुरू होगी। तो उत्तर में 500 किलोमीटर के बाद पहाड़ी है, और दक्षिण दक्षिण में भी लगभग 300 किलोमीटर खुला मैदान है। उत्तर में आप आ जाओ तो लगभग 300-350 किलोमीटर के बाद हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की पहाड़ियां शुरू हो जाती है 400 किलोमीटर से ऊपर। और दक्षिण में आ जाइए तो दक्षिण में पूरा खुला मैदान है, 400-500 किलोमीटर तक कोई पहाड़ियां नहीं है। लेकिन वहीं पर जो आप देखोगे पश्चिम और दक्षिण का जो कोना वाला हिस्सा है, वहां से अरावली पर्वत श्रृंखला शुरू हो जाती है वहां से। तो आपके यहां भूगोल को कैसे निकालोगे? मानसून आपके यहां कहां से आने वाला है दिल्ली में? या तो हिमालय का मानसून आएगा, हिमालय में मानसून उत्पन्न होता है, पैदा होता है, तो वहां से जो पवन जो आएगा वो अपने साथ वर्षा ऋतु को लेकर के आने की संभावना उधर है। पूरब से, पूरब और उत्तर से, दो तरफ से तो आपके यहाँ मानसून आ सकता है, लेकिन दक्षिण की तरफ से नहीं आ सकता आपके यहाँ। तो यदि दिल्ली में आप होलिका दहन कर रहे हो बिल्कुल निर्धारित समय पर, और उस समय यदि लौ होलिका का लौ यदि उत्तर की तरफ झुका हुआ है, इसका मतलब दक्षिण की हवा चल रही है। तो ग्रीष्म ऋतु के समाप्ति के बाद उत्तर की हवा फिर दक्षिण में जब जाएगी तो कश्मीर का ठंडी ठंडी ठंडे जल को, ठंडा वर्षा जल को लेकर के वो आने वाला है। इसी प्रकार से यदि वहां हम दूसरा कंडीशन देखते हैं कि यदि लौ जो है पश्चिम की ओर झुका हुआ है, तो पश्चिम की ओर जब झुका हुआ लौ है, इसका मतलब पूरब पूरब का वायु पश्चिम की तरफ जा रहा है। और पश्चिम में कौन है? पश्चिम में कम से कम 300 किलोमीटर तक पूरा मैदानी क्षेत्र है, और 300 किलोमीटर के मैदानी क्षेत्र के बाद जो है केवल ईंट के मिट्टी के टीले हैं। तो उस तरफ से मानसून आने की ज्यादा संभावना नहीं है। लेकिन झुकाव यदि उधर है तो इसका मतलब उत्तर और पूरब का जो वायु है वो पश्चिम और दक्षिण की तरफ जा रहा है, जहां से मानसून नहीं आने वाला है। तो अभी होलिका दहन के समय अगर वायु उधर गया है तो उधर से जब रिटर्न वायु आएगा वर्षा के दिनों में तो छिटपुट बारिश होगी, फुहारें होगी। इसलिए आप देखो हरियाणा हरियाणा का भूगोल आप पढ़ो, आप हरियाणा में तेज बारिश कभी नहीं होती, वहां पर फुहारें बौछारें होती है, तेज बारिश कभी भी नहीं होती। कारण वही है। तो इस प्रकार से आप अपने अपने प्रदेश में अपने, और मैं तो कहता हूं प्रदेश नहीं, अपने अपने जिला का गणित लगाओ। आप आपको अपने जिला के बारे में मालूम होना चाहिए कि आपके जिला में, आपके गांव में पूरब की तरफ 400-500 किलोमीटर तक क्या क्या है, कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सा पहाड़ है, क्या है। यदि पूरा भूगोल को यदि आपने आत्मसात किया हुआ है तो किसी भी भूगोल में होलिका दहन के समय अग्नि के लौ से आप वर्षा ऋतु का पूरा 100% सही अनुमान लगा सकते हो। तो ये विज्ञान था। लेकिन इस विज्ञान को क्या किया, पूरे भारत के सापेक्ष में एक फार्मूला बना करके लोगों ने दिया, उसको लोगों ने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद जब परिणाम देख रहे हैं तो परिणाम नहीं आ रहा है। इसलिए विनम्रता पूर्वक मेरा निवेदन है कि आप भारत के पौराणिक विज्ञान की गहराई को समझो और उसको पूर्ण रूपेण गणित लगाइए। ये कभी गलत नहीं हो सकता है।
हजारों हजारों कई लाखों वर्षों तक हमारे पूर्वज ऋषियों ने इस पर गणित बनाया है, आंकड़े इकट्ठे किए हैं और उन आंकड़ों को इकट्ठे करने के बाद जो कंक्लूजन है वो उन्होंने गीतों में दिया है, उन्होंने मुहावरे में दिया है, उन्होंने दोहों में दिया है। तो आप इस वास्तविकता को समझिए और मैं आशा करता हूं कि इस वर्ष आप भ्रमित नहीं होंगे। जो सोशल मीडिया में इस तरह की चीजें जो चलती है उससे बिल्कुल भ्रमित नहीं होंगे और आप अपना गणित और अनुमान अपने गांव के भूगोल के आधार पर लगाएंगे। और आपको गणित लगाने में यदि दिक्कत होगा तो हमारा मेल आईडी है gomata@gmail.com। आप लिखिए, वहाँ का गणित मैं बता सकता हूँ। और अभी भी आप में से कुछ लोगों के जिला से संबंधित चीज़ों को मैं बता सकता हूँ। उतना समय नहीं है कि पूरे 360 जो फ़ॉर्मूले हैं हमारे भारत में, उनको तो नहीं रखा जा सकता है, लेकिन कुछ को रखा जा सकता है। तो आज का हमारा विषय यही था कि होलिका दहन बिल्कुल पारंपरिक तरीके से कीजिए, इसकी वैज्ञानिकता को समझिए और आप बिल्कुल भ्रमित ना हो इससे। तो आने वाला जो ग्रीष्म ऋतु है उसका पूरा गणित, परिकल्पना और नियोजन आप सही-सही कर पाएँगे आप। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। आपने इस सत्र को जॉइन किया और आपसे और मैं एक निवेदन करूँगा कि कल ठीक 7 बजे फिर मैं लाइव आऊँगा और होली के बारे में आपसे संवाद करूँगा, बात करूँगा कि 15-16 तारीख को जो होली है, हमें कैसे खेलना चाहिए होली। और सबसे महत्वपूर्ण बात करूँगा कि होली में खाना क्या खाना चाहिए, होली का पकवान क्या होना चाहिए। ऐसा पकवान जो आपको ग्रीष्म ऋतु में आर्थराइटिस होने से बचा ले। ऐसा पकवान जो आपको ग्रीष्म ऋतु में डायबिटिक्स होने से बचा ले। हमारा भोजनशाला जिसका नियोजन महर्षि वाग्भट का किया हुआ है। महर्षि वाग्भट जी कहते हैं कि दुनिया में सबसे उच्च क्वालिटी का कोई यदि हॉस्पिटल है, अस्पताल है, तो वह हमारा रसोई घर है। तो रसोई घर के विज्ञान पर और विशेषकर होली के परिप्रेक्ष्य में हमारे रसोई घर में क्या-क्या होना चाहिए, क्या-क्या खान-पान होना चाहिए, इसके ऊपर कल ठीक 7 बजे मैं आपसे संवाद करूँगा। आप ज़रूर उसमें आएँ और आपके कुछ प्रश्न आने लगे हैं। कोशिश करता हूँ कि आपके प्रश्न का उत्तर दूँ मैं। उत्तर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देखो बहुत विशाल है। आप उत्तर छत्तीसगढ़। उत्तर उत्तर छत्तीसगढ़, ठीक है। उत्तरी छत्तीसगढ़ का भूगोल छोटी-छोटी पहाड़ियों वाला भूगोल है और उससे यदि उत्तर में 400-500 किलोमीटर चले जाओगे, वहाँ तक भी जहाँ बिल्कुल झारखंड आ जाता है, उत्तरी छत्तीसगढ़ के आगे एक तरफ पश्चिम तरफ झारखंड आ जाता है और पूरब तरफ उड़ीसा आ जाता है। ये पूरे छोटी-छोटी, छोटी-छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। लेकिन वहीं पर जो दक्षिण वाला हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, वो समतल मैदान है। पूरब की तरफ अगर देखें तो 600 किलोमीटर के बाद आपको मिलता है समुद्र और पश्चिम को अगर देखते हैं तो थोड़ी दूर तक पहाड़ी है, घने जंगल आते हैं पश्चिम की तरफ और घने जंगलों के बाद पूरा मैदानी क्षेत्र आ जाता है। तो आपके यहाँ होलिका दहन में यदि, है ना, सबसे पहले बात करते हैं कि होलिका का लौ यदि पूरब की तरफ झुका हुआ है तो क्या होगा? पूरब की तरफ झुका हुआ है मतलब पश्चिम की हवा पूरब की तरफ जा रही है। तो ग्रीष्म ऋतु में पूरब की तरफ से जो है मानसून आएगा पश्चिम की तरफ। तो मानसून कहाँ से आएगा? समुद्र से आएगा और दूरी कितनी है? 600 किलोमीटर दूरी है। 600 किलोमीटर दूरी समुद्र से उठे हुए मानसून को छत्तीसगढ़ तक आने में लगभग 600 किलोमीटर, 400 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, जिसमें उस मानसून की कमर टूट जाएगी और तेज बारिश नहीं होगी, बौछारें होगी। लेकिन यदि लौ का झुकाव पश्चिम की तरफ है तो इसका मतलब पूरब से वायु चल रहा है,
तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, पश्चिम का वायु पूरब की तरफ जाएगा, तो समुद्री मानसून नहीं आएगा, बल्कि पश्चिम की छोटी-छोटी पहाड़ियों का मानसून आएगा। ये भी आपको छिटपुट बारिश करेगा, तेज बारिश नहीं हो सकता। यदि लौ पूरब की तरफ, उत्तर की तरफ झुका हुआ है, इसका मतलब दक्षिण का वायु उत्तर की ओर जा रहा है। तो ग्रीष्म ऋतु में रिवर्स होगा, उत्तर का वायु दक्षिण की ओर जाएगा और उत्तर में आपकी क्या स्थिति है, झारखंड तक छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं, बड़े पहाड़ नहीं है। तो हिमालय से उठा हुआ मानसून जब आपके यहाँ आएगा, तब तक लगभग उसको 800 किलोमीटर ट्रेवल करना होगा और हिमालय से उठा हुआ जो मानसून है, उसकी कमर तो झारखंड आते-आते ही टूट जाती है और छत्तीसगढ़ में कोई बहुत अच्छी बारिश नहीं करेगा, छिटपुट, छिटपुट, छिटपुट बारिश होगी। लेकिन यहीं पर यदि इसका लौ उत्तर की तरफ झुका हुआ है, इसका मतलब दक्षिण दक्षिण से हवा जा रही है, माफ करना, दक्षिण की तरफ लौ झुका हुआ है, इसका मतलब उत्तर से वायु आया है और ग्रीष्म ऋतु में उसका उल्टा होगा, दक्षिण की वायु उधर जाएगा, उत्तर की ओर जाएगा। अब आपके यहाँ दक्षिण में क्या है, दक्षिण में जहां तक छत्तीसगढ़ है, वहां तक छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है, जो मैदानी क्षेत्र है और उसके आगे शुरू हो जाता है महाराष्ट्र का थोड़ा-सा हिस्सा और तेलंगाना का थोड़ा हिस्सा, ये सभी समतल मैदान हैं। तो दक्षिण का जो मानसून है, दक्षिण का मानसून भी वहां पहुंचते-पहुंचते कमर तोड़ देगा। इसलिए लौ पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जिधर भी झुक जाए, बहुत तेज बारिश नहीं हो सकती है। मध्य बारिश होगी और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में बाढ़ की संभावना सबसे कम होती है, क्योंकि चारों तरफ से मानसून पहुंचते पहुंचते तक वह अपनी कमर तोड़ लेता है, तो तेज बारिश नहीं आ सकता वहां पर, बाढ़ जैसी बिल्कुल स्थिति नहीं हो सकती और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ कृषि के लिए सबसे उपयोगी भूगोल है। मुंबई, मुंबई का भूगोल कैसा है, तो देखो, मुंबई के पश्चिम में कौन है, अरब सागर और पूरब में कौन है, तो पूरब में थोड़ा मैदानी क्षेत्र है और थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र है और पूरब में यदि हम लगभग 600 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो बंगाल की खाड़ी आ जाती है। तो यदि आपके यहाँ होलिका दहन के समय अगर लौ लौ का झुकाव पूरब की तरफ है, यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ है, इसका मतलब अरब सागर से चलने वाली हवा का बहाव है उस दिन। तो वहां से लेकर ग्रीष्म ऋतु तक बंगाल की खाड़ी से जितना वायु पूरब की तरफ गया है, वर्षा ऋतु में उतना ही वायु आपको बंगाल की खाड़ी की तरफ रिटर्न जाएगा। तो बंगाल की खाड़ी की दूरी कितनी है, लगभग 600 किलोमीटर। तो 600 किलोमीटर तक कोई भी मॉनसून ट्रेवल करेगा तो तेज बारिश नहीं कर सकता, बिल्कुल तेज बारिश नहीं होगी, मध्य बारिश होगी। लेकिन यहीं पर अगर लौ पश्चिम की तरफ झुका हुआ है, इसका मतलब कि बंगाल के खाड़ी से आने वाला जो पवन है, उसका प्रभाव उस समय है होलिका के समय। तो वहां से लेकर ग्रीष्म ऋतु तक आपको पूरब से चलने वाली हवा जितना पश्चिम में गया है, वर्षा ऋतु में क्या होगा, उतना हवा रिवर्स आएगा, रिटर्न पश्चिम से पूरब की तरफ और बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे हुए हो आप। पूरा मुंबई बंगाल की खाड़ी के किनारे, ये अरब सागर के किनारे बसा हुआ है। तो अरब सागर से उठा हुआ मानसून तेज बारिश लाएगा और मुंबई में बाढ़ आ जाएगी। इसीलिए आप देखो हर 2-3 साल पे मुंबई में बाढ़ आता है, यही कारण है, क्योंकि अरब सागर के तट पर बैठा हुआ है और जैसे ही पवन का रुख इस समय बदला कि आपके यहां बाढ़ पूरी तरह से आएगा। तो इस बार देख लेना, यदि होलिका दहन के समय यानी 11:35 पर मुंबई में पारंपरिक तरीके से होलिका दहन करो और उसका लौ यदि पश्चिम की तरफ झुका हुआ है, इसका मतलब कि इस साल मुंबई में तेज बारिश होने वाली है। मुंबई के भूगोल में दक्षिण का मानसून बहुत
ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है, चक्रवात बन करके आता है। और उत्तर का भी लगभग वही स्थिति है। उत्तर में जो है छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं और आगे चल के पूरा मैदानी क्षेत्र पड़ता है। तो वहाँ पर जोड़ होता है पूर्वी और पश्चिमी मानसून्स का। हाँ जी। जोधपुर। हाँ, जोधपुर का भूगोल देखो, कैसा है जोधपुर का भूगोल? जोधपुर के सबसे पहले देखते हैं कि जोधपुर का पश्चिम। जोधपुर से पश्चिम आप जाओगे तो पूरा रेगिस्तान है, पूरा रेगिस्तान है। और वहां से लेकर के सिंध तक पूरा रेगिस्तान है। और सिंध क्रॉस अगर कर जाओ तो फिर अफगानिस्तान पूरा का पूरा रेगिस्तान है। तो पश्चिम पूरा साफ। पूरब, पूरब जब आते हैं तब पूरब में एक पार्ट जो पड़ता है, उत्तरी पार्ट जोधपुर का, वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। और दक्षिण का पार्ट फिर पूरा साफ है, ना तो जंगल है और न ही पहाड़ है। तो जोधपुर में यदि आप होलिका दहन कर रहे हो और उस समय यदि होलिका का लौ यदि पश्चिम की तरफ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि पूरब से चलने वाली हाँ, पूरब से चलने वाली हवा का प्रभाव उस समय है। तो पूरा ग्रीष्म ऋतु पूरब से पश्चिम की तरफ हवा जाएगा। और ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम का हवा इधर आएगा तो क्या होगा? मानसून नहीं होगा, तेज तूफान चलेगा, आंधी होगा, तेज हवाएं बहेगी, लेकिन वर्षा के बूंद नहीं होंगे और जोधपुर में अकाल पड़ेगा। लेकिन यहीं पर इसको रिवर्स कर देते हैं तो क्या होगा? हिमालय से उठा हुआ जो मानसून है दिल्ली, और जब जोधपुर पहुंचेगा तो छिटपुट बारिश करेगा, 30-40 मिलीमीटर की वर्षा हो सकती है वहां पर। यहीं पर जोधपुर में तीसरा कंडीशन बनता है आपको उत्तरी उत्तरी मानसून का, जो पामीर पामीर वगैरह से जो उठा हुआ जो मानसून जो आएगा पंजाब को क्रॉस करते हुए, वो मानसून आपके लिए लाभकारी है। और वो मानसून अगर पकड़ में आ गया आपको तो 60 से 70 मिलीमीटर की वर्षा हो सकती है। लेकिन वो कब होगा? यदि आपका होलिका दहन का जो लौ है अगर उत्तर की तरफ झुका हुआ है, यानी दक्षिण की हवा उत्तर की तरफ जा रही है, तो निश्चित रूप से ग्रीष्म ऋतु के बाद क्या होगा? उत्तर की हवा दक्षिण को जाएगी, तो उत्तर से पामीर की पठार का मानसून, कश्मीर का मानसून और हिमाचल का त्रिकोणीय मानसून, ये सब जोधपुर में आएंगे और आपके यहां रिकॉर्ड बारिश होगी। अगला प्रश्न, और कोई प्रश्न? और कोई अपना भूगोल के बारे में पूछना चाहते हैं? अपने जिला के बारे में यदि आप पूछना चाहते हो तो आप प्रश्न रख सकते हो, अभी भी है, 5 मिनट और समय है हमारे पास। भाग्यनगर तेलंगाना, बहुत सुंदर। भाग्यनगर तेलंगाना का भूगोल क्या है? पूरब। पूरब में कौन है? बंगाल की खाड़ी। कितनी दूरी पर है तेलंगाना से बंगाल की खाड़ी? अधिक से 250 किलोमीटर। और तेलंगाना के पश्चिम में क्या है? पूरा साफ मैदानी क्षेत्र है, पहाड़ियां नहीं है वहां पर। उत्तर में आ जाओ तो काफी दूर तक, लगभग 200 किलोमीटर के बाद पहाड़ियां शुरू होती है। और दक्षिण में आ जाओ तो लगभग 100 से 150 किलोमीटर के बाद छोटी छोटी विजयवाड़ा की पहाड़ियां आती है, बहुत ऊंची पहाड़ियां नहीं है। तो आपके यहाँ मानसून जो आने वाला है, सबसे अच्छा मानसून जो आने वाला है, वर्षा आने वाला है, वो बंगाल की खाड़ी का आने वाला है। और बंगाल की खाड़ी आपके यहाँ पड़ता है 250 किलोमीटर दूर। तो यदि लौ का झुकाव पश्चिम की तरफ है, पूरब की तरफ है, लौ का झुकाव यानी पश्चिम की हवा, पश्चिम के मैदानी क्षेत्र का हवा जो है सो बंगाल की खाड़ी में जा रहा है, तो 3 महीना तक बंगाल की खाड़ी में जाता रहेगा। और 3 महीने के बाद जून के अंत में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में जब वापस उधर से आएगा बंगाल की खाड़ी के साथ, तो तेज बारिश लेकर के आएगा। लेकिन बंगाल की खाड़ी से आपकी सीमा लगभग 200 से 250 किलोमीटर है। 200 से 250 किलोमीटर में आधा मानसून टूट जाएगा और आपके यहां आधा मानसून आएगा, आधा ही मानसून आएगा। इसलिए हैदराबाद में अक्सर आप देखोगे कि मध्यम बारिश होती है, अल्प वृष्टि भी बहुत कम और बहुत तेज बाढ़ वाला भी बारिश कम।
मध्यम वहां पर वृष्टि लगभग लगभग वहां पर रहती है। इसी प्रकार से यदि आपके यहाँ दक्षिण का मानसून आ रहा है तो छिटपुट फुहार लेकर के आएगा। यदि उत्तर का मानसून आ रहा है तब भी वो छिटपुट फुहार लेकर के आएगा। बहुत तेज बारिश नहीं होगी, छींटे पड़ेंगे। बिहार, जहानाबाद और गया बिहार। हाँ, बिहार, बिहार, जहानाबाद, गया, ये जो क्षेत्र है आप देखोगे गंगा नदी के नीचे का क्षेत्र है। गंगा गंगा नदी से लगभग जहानाबाद 60 किलोमीटर और गया लगभग 100 किलोमीटर, यही क्षेत्र पड़ता है। तो यहाँ पर मानसून कहाँ से आने वाला है? दो मानसून मिलता है इस क्षेत्र को। पहला मानसून मिलता है हिमालय का और दूसरा मानसून मिलता है बंगाल की खाड़ी का। तो बंगाल की खाड़ी पूरब में है और हिमालय कहाँ है? उत्तर है। हिमालय कितनी दूरी पर है? तो हिमालय वहां से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है आपके यहाँ से। और बंगाल की खाड़ी कितनी दूरी पर है? यह भी लगभग 450 किलोमीटर पर है आपके यहाँ से। तो यदि आपको बंगाल की खाड़ी का मानसून चाहिए तो होलिका दहन के समय होलिका का लौ का झुकाव पूरब की तरफ है, तो इसका मतलब पछिया हवा। वहां पर देखो बिहार झारखंड में इसको बोलते हैं पछिया हवा। तो होलिका दहन के समय यदि पछिया हवा का बहाव है तो निश्चित रूप से वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी का अच्छा मानसून आपको होगा और समवृष्टि होगी। क्योंकि 450 किलोमीटर जो बंगाल की खाड़ी में उठा हुआ जो तूफान है, जो लगभग 100 सवा 100 किलोमीटर प्रति घंटा का होता है, 400 किलोमीटर आपके यहां पहुंचते पहुंचते तक वह समवृष्टि में बदल जाता है। इसलिए इस क्षेत्र में समवृष्टि होती है। लेकिन वहीं यदि अग्नि का जो झुकाव है उत्तर की तरफ है तो उसको कहते हैं दक्षिणाहा हवा बहना। तो यदि लौ में दक्षिणा हवा यानी दक्षिण से आने वाली हवा है और उसका झुकाव उत्तर की तरफ हो गया है तो क्या होगा? वर्षा ऋतु में उत्तर की तरफ से मानसून आएगा। और उत्तर में कौन है? हिमालय। हिमालय कितनी दूरी पर है? लगभग लगभग आप समझ लो 250 350 किलोमीटर। तो 350 किलोमीटर नेपाल और 100 किलोमीटर लगभग 450 किलोमीटर उधर भी है। तो हिमालय से उठा हुआ जो मानसून आपके आएगा ये भी समवृष्टि बन करके आएगा। इसलिए ये जो पूरा क्षेत्र है इसमें अकाल पड़ने की संभावना कम है और बाढ़ आने की भी संभावना कम है। लेकिन बार बार हम न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आ गया इस क्षेत्र में। वो बाढ़ आया है नदियों के मुहाने जाम होने के कारण, ये खनन माफियाओं के कारण, जो रेत के माफिया चल रहे हैं उन्होंने नदी का सत्यानाश कर दिया है उसके कारण। लेकिन बाढ़ और अकाल की लगभग संभावना प्रकृति के हिसाब से इस क्षेत्र में बिल्कुल नहीं बनता है। बरवानी एमपी। एमपी बरवानी। बरवानी जिला आप बताएं तो मैं बता सकता हूं। बरवानी इसके आगे अयोध्या उत्तर प्रदेश। उसके आगे अयोध्या और उत्तर प्रदेश है। हाँ, दूसरा है बरवानी का सही भूगोल। अगर आप जिला का नाम बताओगे तो जिला के नाम से मैं समझ सकता हूँ। इतने 6.5 लाख गांव का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन लगभग जिला और उसका भूगोल का अध्ययन है मेरे पास। तो जैसे अयोध्या लेते हैं तो अयोध्या की क्या स्थिति है? तो आप देखो अयोध्या के उत्तर में कौन है? हिमालय। अयोध्या से कितनी दूरी पर होगा? लगभग लगभग 200 किलोमीटर। अयोध्या से दक्षिण कौन है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। बहुत बहुत घना जंगल है। और उसके उत्तर में कौन है? पूरा मैदानी क्षेत्र है, कम से कम 400 किलोमीटर मैदानी क्षेत्र है। हाँ, दिल्ली तक पूरा मैदानी क्षेत्र है। जब तक हिमाचल प्रदेश शुरू नहीं होता है पूरा मैदानी क्षेत्र पड़ता है। और इधर पूरब में कौन है? पूरब में पूरब भी पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र है। तो पूरब और पश्चिम मैदानी क्षेत्र है, उत्तर हिमालय है और दक्षिण में कौन है? विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत श्रृंखला है, पूरी उसकी छोटी छोटी पहाड़ियां। तो आपके यहां मानसून कहां से आने वाला है? पहला मानसून तो आने वाला है उत्तर से। दूसरा मानसून आने वाला है आपको पूरब से। पूरब का मानसून आपके यहां पहुंचेगा उससे पहले मानसून लगभग 700 किलोमीटर ट्रेवल करेगा।
उसकी तो कमर ही टूटी। तो पूर्वी मानसून फुहार लेकर के आएगा, हल्की बारिश लेकर के आएगा। लेकिन उत्तर हिमालय जहां मानसून उठ रहा है वो नजदीक है, वो लगभग 200 किलोमीटर, 2 से 250 किलोमीटर पड़ेगा आपको। तो वहां से उठा हुआ मानसून अच्छी बारिश लेकर के आएगा, तेज बारिश लेकर के आएगा। तो उसके लिए क्या होना है, होलिका दहन के समय आपके यहां यदि दक्षिणाहा हवा चल रही है, दक्षिण से उत्तर की हवा चल रही है, तो अच्छी बारिश की संभावना बनती है। लेकिन यदि उस समय आपके यहाँ पूर्वैया हवा चल रहा है, पूरब की तरफ जा रहा है, तो फुहार वाली बारिश होगी। और पछिया चल रहा है तब भी फुहार वाली होगी, क्योंकि पूरब का समुद्र 700 किलोमीटर और इधर का जो पहाड़ी क्षेत्र हो गया आपका, यह भी लगभग 700 किलोमीटर। हाँ, एक बहुत अद्भुत है अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए कि अकाल पड़ने की संभावना प्रकृति के हिसाब से नहीं के बराबर है। आपके यहाँ अकाल नहीं पड़ सकता है, आपके यहाँ बाढ़ आ सकती है, क्योंकि पूरब का मानसून अगर तेज हो गया, पूरब का नहीं उत्तर का मानसून यदि तेज हो गया तो बाढ़ आ जाएगा। लेकिन अकाल तो कभी हो ही नहीं सकता आपके यहाँ। अकाल की कोई अयोध्या और उससे 200 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में अकाल होने का कोई भी प्राकृतिक स्वरूप नहीं बनता है वहां पर, क्योंकि आपके यहाँ तीनों मानसून जो है वो अच्छी बारिश लेकर के, फुहार वाली बारिश लेकर के आएगी। तो बाढ़ हो सकता है, अकाल नहीं हो सकता आपके यहाँ। आप सामान्यतः रिकॉर्ड उठा करके भी देख लो, अयोध्या और आसपास के क्षेत्र में अकाल नहीं होता कभी। बड़वानी जिला है नर्मदा किनारे। नर्मदा नर्मदा बहुत लंबी नदी है, तो आपको एक लोकेशंस और लोकेशन थोड़ा शेयर करना पड़ेगा। आसपास के किसी भी बड़े शहर का नाम आप बताएं। अगला है नागपुर विदर्भ। नागपुर विदर्भ, हाँ, नागपुर का भूगोल समझते हैं। नागपुर के पूरब में कौन है? नागपुर के पूरब में वही बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में कौन है? पूरा मैदानी क्षेत्र है। आप नागपुर से आगे चले जाओ तो आपको नांदेड़ है, नागभीड़ आता है, नागभीड़ है, ब्रह्मपुरी, चंद्रपुरी, नागभीड़, और उसके बाद पूरा का पूरा जो है शुष्क क्षेत्र है पश्चिम। लेकिन पूरब समुद्र है, और समुद्र बहुत ज्यादा दूर नहीं है आपके यहाँ से है। और दक्षिण दक्षिण में भी आपके यहाँ नागपुर से यदि आप आंध्र तेलंगाना क्रॉस कर जाओ और विजयवाड़ा तक आ जाओ तो समुद्र मिलता है दक्षिण में भी। तो आपके यहाँ संभावना बनती है बंगाल की खाड़ी का द्विकोणीय मानसून का बनता है, यानी बंगाल का खाड़ी से पूर्वी मानसून भी आ सकता है और बंगाल की खाड़ी से दक्षिणी मानसून भी आपके यहाँ आ सकता है। तो वर्षा के दो दो कारण आपके यहाँ बनते हैं। लेकिन यही यदि मानसून आपके यहाँ पश्चिम से आ जाए तो बारिश नहीं होगी। यदि मानसून उत्तर से आ जाए तब भी बारिश आपके यहाँ नहीं होगी। आपके यहाँ बारिश केवल पूर्वी मानसून और दक्षिण पूर्वी मानसून से हो सकता है। और वो संभावना कब रहेगी? जब आपके यहाँ का होलिका का जो लौ है उसका झुकाव पूरब की तरफ हो जाए या दक्षिण की तरफ हो जाए, तो रिवर्स में वहीं से मानसून आएगा और अच्छी बारिश होगी। तो ये 50-50 है। नागपुर का जो क्षेत्र है ना 50-50 है। मतलब कि 2500 साल के यदि आंकड़े निकालोगे तो 50 साल अच्छी बारिश होगी और 50 साल अच्छी बारिश नहीं होगी। ये नागपुर का भूगोल है। तो आप अंदाजा इस साल लगाना आप। ये बड़वानी जिला इंदौर से 130 हाँ, किलोमीटर। इंदौर, बस इंदौर काफी है मुझे समझने के लिए। इंदौर के चारों तरफ देख लो आप। उत्तर पूरा मैदानी क्षेत्र, दक्षिण मैदानी क्षेत्र, पूरब मैदानी क्षेत्र, पश्चिम मैदानी क्षेत्र। बहुत ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं नहीं है वहां पर इंदौर में। तो क्या होगा, लगभग लगभग वहां स्थिति नागपुर जैसी रहेगी। लेकिन एक चीज है, वहां पर शून्य बरसात तो कभी नहीं होगा। पूर्वी मानसून आएगा वो भी टूट करके आएगा, पश्चिमी मानसून भी टूट करके आएगा, उत्तरी मानसून भी टूट कर आएगा, दक्षिणी मानसून भी टूट कर आएगा। तो वहां पर अकाल पड़ने की संभावना बहुत नहीं है, और बाढ़ आने की तो बिल्कुल संभावना वहां नहीं बनती है। वहां पर छिटपुट बारिश होगी या अल्पवृष्टि होगी। इसलिए आप देखो, इंदौर, भोपाल और उसका क्षेत्र में जो है कम पानी
वाला जो फसल है वो खूब होता है। जैसे गेहूं का फसल बहुत होता है क्योंकि उसमें पानी नहीं लगता है, केवल मिट्टी को नमी चाहिए। चना की खेती वहां पर बहुत होता है। कड़वा ज्वार की खेती वहां पर बहुत अच्छी होती है। वो इसी के कारण से कि वहां पर तेज मानसून का कोई भी वहां पर प्राकृतिक नियोजन नहीं होता है। लगभग लगभग वहां पर सम वृष्टि रहती है और कभी कभी अकाल की स्थिति भी पड़ जाती है। तो इस साल आप तय करना कि आपको होलिका का झुकाव किधर से है। यदि पूरब से है तब थोड़ी सी बारिश आपको मिलेगी, पश्चिम से है तो लगभग शून्य बारिश मिलेगी, उत्तर से जो मानसून है वो भी थोड़ा बारिश लेकर के आएगा और दक्षिण का जो मानसून है वो भी थोड़ा बारिश लेकर के आएगा। तो शून्य बारिश की संभावना केवल बनेगी जब पश्चिमी मानसून के चपेट में पड़ोगे आप। उत्तर कर्नाटका। उत्तर कर्नाटका, उत्तर कर्नाटका अर्थात महाराष्ट्र की सीमा, उत्तर कर्नाटक महाराष्ट्र की सीमा वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप देखो पूरब की तरफ पश्चिम की तरफ समुद्र है और बहुत दूर दूर नहीं है, 200-250 किलोमीटर पर समुद्र है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप उसके पूरब में आ जाओगे तो उसके पूरब में आपको छोटी छोटी सूखी पहाड़ियां मिलेगी। उत्तर पूरा मैदानी है और छोटे छोटे टीले टीले या छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। दक्षिण दक्षिण की लगभग भी यही स्थिति है, समतल मैदान है और छोटी मोटी पहाड़ियां हैं। तो आपके यहाँ भी एक केवल मानसून तेज बारिश ला सकता है और वो है पश्चिमी मानसून। पश्चिम यानी ग्रीष्म ऋतु में पूरब की हवा यदि पश्चिम में गई है या होलिका दहन के समय यदि पूरब का वायु पश्चिम की तरफ गया है तो वर्षा ऋतु में पश्चिम के तरफ से अरब सागर से उठा हुआ मध्य मानसून आप तक आएगा। मध्य मानसून क्योंकि लगभग 250 किलोमीटर है ट्रेवल करना उसको, तो अरब सागर से उठा हुआ मानसून 250 किलोमीटर अगर ट्रेवल करेगा तो तेज बारिश नहीं होगी लेकिन सम वृष्टि ला सकता है वहां पर। तो सम वृष्टि का एक ही संभावना है आपके यहाँ, अर्थात यदि 100 साल के आंकड़े हम निकालोगे तो 100 साल में 30 साल आपके यहाँ अच्छी बारिश होगी और 60 से 70 साल जो है अच्छी बारिश नहीं होगी और लगभग लगभग एक चौथाई यानी 25 वर्ष, 100 वर्ष में 25 वर्ष आपके यहाँ अल्प वृष्टि होगी यानी छोटा मोटा अकाल पड़ेगा। ये आपका भूगोल है। तो उस भूगोल में इस बार देखना कि आपकी स्थिति क्या बनती है। महाड, रायगढ़, महाराष्ट्र। रायगढ़ बहुत अद्भुत जगह है रायगढ़। छत्रपति शिवाजी महाराज का जगह है और भारत का एक सुंदर अनुपम स्थल है। पहाड़ी और घने जंगल से भरा हुआ क्षेत्र है। यहां से समुद्र बिल्कुल नजदीक है, अरब सागर 50 किलोमीटर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी बहुत दूर है। दक्षिण में भी दूर तक पहाड़ियां हैं और उत्तर में भी दूर तक पहाड़ियां हैं। तो तीन तरफ से अच्छी बारिश की, सम वृष्टि की संभावना रहती है रायगढ़ में। दक्षिण, पूरब और उत्तर सम वृष्टि की संभावना रहती है। लेकिन यही मानसून अगर पश्चिम से आ गया तो अतिवृष्टि होती है, बहुत तेज बारिश होती है, खूब बरसात होता है वहां पर रायगढ़ में। तो आप इस साल देखना, यदि लौ का झुकाव पश्चिम की तरफ हो गया तो खूब बरसात होने वाला है और यदि पश्चिम की तरफ झुकाव नहीं हुआ तो समवृष्टि होने वाला है। और अल्प वृष्टि तो कभी छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर अल्प वृष्टि तो कभी होता ही नहीं। इंद्रदेव तो दिल खोलकर वर्षा वर्षा करते हैं इस क्षेत्र में। आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा, विजयवाड़ा बंगाल की खाड़ी का तटीय क्षेत्र है और पश्चिम में पहाड़ियां हैं और अच्छी ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं। पूरब मैदानी क्षेत्र है, दक्षिण मैदानी क्षेत्र है। तो आपके यहां पूर्वी मानसून यदि आया
यानी होलिका दहन के समय यदि लौ का झुकाव पूरब की तरफ हो गया, बंगाल की खाड़ी की तरफ यदि लौ का झुकाव हो गया, तो समझ लो विजयवाड़ा में बाढ़ आने वाली है। कैसे कैसे अनुमान लगा रहा हूं मैं? तो देखो, जैसे ही पश्चिमी हवा पूरब की तरफ गया, बंगाल की खाड़ी की तरफ, वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ तूफान जब विजयवाड़ा को क्रॉस करके आगे बढ़ना चाहेगा, तो पर्वत श्रृंखला रोक देती है और सारा मानसून वहां बरस जाता है और विजयवाड़ा में बाढ़ की पूरी संभावना बनती है। और इसीलिए 100 साल के आंकड़े निकाल लो, 100 साल में 70 साल तक, 100 में 70% ईयर्स बाढ़ के चपेट में होता है विजयवाड़ा, इसी कारण से। लेकिन यही मानसून अगर उत्तर से आया, समवृष्टि लेकर के आएगा, और दक्षिण से यदि मानसून आया तब भी समवृष्टि होगा, क्योंकि बंगाल का टूटा हुआ मानसून और छिन्न मानसून आप तक पहुंचता है। तो इस साल देखना आप कि विजयवाड़ा में होलिका का लौ किधर है, और आप बाढ़ की संभावना का आकलन कर सकते हो, आने वाला है, उससे बचाव की पूरी तैयारी कर सकते हो। सोनीपत। सोनीपत हरियाणा, हरियाणा सोनीपत शायद देखिए हरियाणा, दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम। यहां भी लगभग मानसून पूरे हरियाणा का जैसा रहता है वैसा ही मानसून होगा। अगर उत्तर से मानसून चला है तब उसका वेग दिल्ली क्रॉस करते करते छिन्न हो जाता है और आपके यहाँ फुहारें होती है, तेज वर्षा नहीं होती। और यदि मानसून पश्चिम से चला है तब भी टूटा हुआ मानसून आता है। दक्षिण से मानसून आया तो शुष्क होता है, अल्प वृष्टि होती है, बारिश नहीं होती। और उत्तरी मानसून आया तो थोड़ा समवृष्टि लेकर के आता है। तो अब इस साल गणित लगा ना आपकी लौ किधर झुक रहा है, जिधर लौ झुकेगा उधर का मानसून आएगा। और उधर के मानसून का चरित्र आपको पता है कि यदि उत्तर से मानसून आएगा तो समवृष्टि लेकर के आएगा, अगर दक्षिण से मानसून आएगा तो अल्प वृष्टि होगा, अगर उत्तर से आया है तो फुहारें होगी, और पश्चिम से आया है तब भी फुहारें होगी। तो मुझे लगता है समय बहुत हुआ है, और यथासंभव मैंने कोशिश की है कि आपको ये बताया है इस आत्मविश्वास के साथ कि जो लोग होलिका दहन से संबंधित अंधविश्वास वाली चीजें करते हैं, उनके लिए ये उत्तर है। हमारे पूर्वजों के दिए हुए सारे फार्मूले, हमारे ऋषियों के दिए हुए फार्मूले हजारों वर्षों तक तपने के बाद दिया हुआ है, कभी गलत नहीं हो सकता। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हमारी बुद्धि छीन हो जाती है, जो हम इतने ऊंचे तकनीक का गणित नहीं लगा पाते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने समय तक आप हमसे जुड़े रहे, और कल तक के लिए इंतजार कीजिए। कल होली से संबंधित भोजन, पकवान, इन सारी चीज़ों को लेकर के आऊँगा। एक ऐसा अद्भुत विज्ञान बताऊँगा कि होली के समय आपने, होली के दिन या 2-4 दिन तक अगर इन पकवानों का सेवन कर लिया तो ग्रीष्म ऋतु सुखमय बीतेगा। डायबिटीज़ आपको तंग नहीं करेगा, आर्थराइटिस आपको परेशान नहीं करेगा, माइग्रेन आपको परेशान नहीं करेगा, सोराइसिस आपको परेशान नहीं करेगा। एक बार फिर से धन्यवाद, आभार।